जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं। मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं। मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहां पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंफॉर्मेटिव। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम वीडियो देखेंगे टाइम ट्रेवल के हवाले से। आखिर टाइम ट्रेवल, इंसान अगर टाइम ट्रेवल कर सकता है तो किस तरह कर सकता है। अगर हम जो है पास्ट में जाना चाहे तो किस तरह जा सकते हैं। कोई पिछला वक्त जो हमने जो है नहीं देखा, उस वक्त में हम कैसे जा सकते हैं। और जो है हम फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, आगे का फ्यूचर। क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो फिल्मी मीडिया में भी ऐसी बहुत सी मूवीज बनी है जिसमें बताया गया है कि कितने किस तरह से आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में फ्यूचर में जा सकते हैं। आखिर इसकी रियलिटी क्या है, और आखिर जो दावे किए गए हैं कुछ लोगों के हवाले से कि कोई कुछ लोगों को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया, तो इसमें क्या सच्चाई है। क्या सच में लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं। आगे के टाइम में क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, हम ध्रुव राठी की वीडियो देखेंगे। तो चलिए आज की इस रिएक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। एफबीआई को शक हुआ कि यहां पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसके द्वारा, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर हो। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं। मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं। मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहां पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो गई। एफबीआई को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है, और एफबीआई ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ फिल्मों में अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवल फिक्शन थी, साइंस फिक्शन थी कंप्लीटली, लेकिन इसी से ही प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रैवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए, बल्कि ढेर सारी फिल्में भी बनाई गई मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है, उसके बेसिस पे इसे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए टाइम ट्रैवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते आप वहां से, ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल है। इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है, लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है, और जब उनसे वापस मिलता है तो या फिर उनका देहांत हो चुका होता है। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है इंस्टेंटली, किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम वाली फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। यह दिखाया गया है हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान वाली मूवी में, जहां पर टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है हरमाइनी। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल। ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया है, जहां पर टाइम ट्रैवलर को एक बक्से में जाना पड़ता है, और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लग जाता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे तक उस बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। यह दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में, जहां पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तरीका आज के दिन एक्चुअली में करना पॉसिबल है, असली जिंदगी में कौन सा तरीका शायद आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है, और कौन सा तरीका एक्चुअली में कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा देखकर लगे कि ये सारी ही चीजें बकवास हैं, साइंस फिक्शन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली में पॉसिबल है करनी आज के दिन भी। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल दो टाइप के हो सकते हैं। एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना, भविष्य में। दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना, अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने ये चीज कही थी। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं न्यूटन भाई साहब आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी में एक पानी बहता है, कभी कभी वो पानी धीरे हो जाता है, कभी कभी उस पानी का बहाव तेज हो जाता है एक नदी के अंदर, ऐसे ही टाइम भी है। टाइम का जो फ्लो है कभी वो धीरे हो जाता है तो कभी वो तेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। सही सुना आपने, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो किया जा सकता है, स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दिया जाए। बिल्कुल इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपके आंखों में जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट करते हैं, इसी तरीके से टाइम भी डायलेट करता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। एक्चुअली में आइंस्टाइन ने ये डिस्कवरी कैसे करी थी इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, काफी लंबी एक्सप्लेनेशन है, मुझे ये समझने में बहुत दिनों का समय लगा था, तो इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिकली टाइम डायलेशन दो तरीकों से हो सकता है। पहला है स्पीड की वजह से। अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लग रहा है, कोई एरोप्लेन हो गया या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट हो गया, तो जो चीज जितनी ज्यादा तेज स्पीड से जाएगी उतना ही टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा रिलेटिव टू एक ऐसा इंसान जो स्पीड से नहीं जा रहा है। इसको अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपके पास यहां पर दो क्लॉक्स हैं, दो घड़ी हैं। एक घड़ी को मैं अपने पास रख देता हूं, जमीन पर ही रखता हूं, दूसरी घड़ी को मैं आपके साथ एक एरोप्लेन में भेज देता हूं और वो एरोप्लेन पूरी धरती का एक चक्कर लगाता है और वापस आकर लैंड करता है। अब इन दो घड़ियों को अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों क्लॉक्स में सेम टाइम दिख रहा था, लेकिन अब जिस क्लॉक को आप एरोप्लेन में लेकर गए थे अपने साथ, उसका टाइम कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे होगा। दोनों घड़ी सेम टाइम नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक घड़ी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लग रही थी, तो इसमें काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ। अब ये चीज मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअली में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था साल 1971 में। एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहां पर प्रिसाइसली टाइम को मेजर करना था और एक्चुअली में देखा गया कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी उसका टाइम पीछे था जमीन पर मौजूद घड़ी से। इसे कहा गया था हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट और इसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम एक्चुअली में स्लो होने लग रहा है उस घड़ी के लिए जो एरोप्लेन में मौजूद थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। हम धरती पर बैठकर अगर उस घड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो एरोप्लेन में थी, तो हमारे रिलेशन में टाइम स्लो हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं इसलिए टाइम स्लो हो रहा है। अगर जो एरोप्लेन में बैठा है, जो घड़ी एरोप्लेन में बैठी है, उसके लिए तो टाइम उसी तरीके से चले जा रहा है जैसे चलता रहता है। तो थियोरेटिकली देखा जाए, अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना सकें जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता हो और आप उस रॉकेट में बैठ जाओ और आप 10 साल तक स्पेस में रहो उसी रॉकेट में बैठकर जो स्पीड पर ट्रैवल कर रहा हो, और फिर आप वापस धरती पर आओ, तो धरती पर जो आपको समय दिखेगा वो 9000 साल बाद का होगा। तो सीधी सीधी भाषा में कहूं, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आज के दिन आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ये चीज साइंटिफिकली आज के दिन पॉसिबल है करना। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, आप लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होगी, हम और ऐसे एयरक्राफ्ट स्पेसशिप्स बना पाएंगे जो और तेज स्पीड से दौड़ सके। ये चीज धीरे धीरे हकीकत बनती जाएगी। अभी के लिए कहा जाए तो गेनेडी पडाल्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट हैं, इनको क्रेडिट जाता है सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल करने का फ्यूचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो इंसान है जो सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहे हैं, 879 डेज। और जब ये स्पेस में मौजूद थे तब ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने लग रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। धरती पे मौजूद लोगों के कंपैरिजन में इनकी उम्र 0.02 सेकंड्स कम है।
ये उतने यंग हैं। अब अगर आप ये सोचकर नाराज हो रहे हो कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो आ ही नहीं सकती जिसकी मदद से हम इतनी तेज ट्रैवल कर पाएं जिससे कि सिग्निफिकेंट तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे फ्यूचर में, तो नाराज मत होइए, क्योंकि एक और तरीका है टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन ने बताया था, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। अब जैसे स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन होती है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होती है। जहां पर ज्यादा ग्रेविटी वहां पर उतनी ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगी। ग्रेविटी के द्वारा जो टाइम डायलेशन होता है इसे आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, इसके लिए आइंस्टाइन ने बताया था कि इमेजिन करो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, एक तरीके का मेश सा इमेजिन करो जैसा इस फोटो में आप देख रहे हो, और इस पर आप बॉल्स रख दो। इन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। जितनी भारी एक बॉल होगी उतनी ही ज्यादा ये मेश नीचे की ओर फोल्ड होएगी, और जितना ज्यादा मास एक बॉल में होगा, एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में होगा, उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से भी ज्यादा है, सूरज का, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज्यादा है। तो ऐसे ही स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको कर्व देखने को मिलता है एक ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स से। जितना ज्यादा आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे जिसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो डाउन होता हुआ फील होगा, समय आपके लिए उतना ही धीरे हो जाएगा। इस मैश में आप देख सकते हैं जितना ज्यादा आपके लिए कर्वेचर में स्टीप होता है कर्व, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो रहा है। ये एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं आप इस विजुअलाइजेशन से। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ समय बिताइए जुपिटर के पास, या फिर सूरज के पास, या फिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स उससे भी ज्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप रहेंगे तो वहां पर टाइम बहुत धीरे पास करेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया था, अगर आपको याद हो तो। जो उसके मेन कैरेक्टर हैं वो ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर उतरते हैं, और हर एक घंटा जो वो वहां बिताते हैं उस प्लैनेट से बाहर लोगों के लिए वो 7 साल होते हैं। इतना टाइम डायलेशन हो रहा था उस फिल्म में ब्लैक होल की वजह से, जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट चीज है। एक्चुअली में ऐसा होगा, बस वो अलग बात है कि ब्लैक होल के इतनी पास रहकर कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा ये हम नहीं जानते। ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूनिवर्स के हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो लाइट है वो ब्लैक होल्स के पास जाकर बेंड कर जाती है। इस चीज को काफी थ्योरेटिकल माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले एक टेलीस्कोप ने एक्चुअली में ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो खींचकर इसे प्रूफ कर दिया। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ये फोटो ली थी, और ये फोटो इंटरनेट पे काफी वायरल भी हुई थी, क्योंकि ये ब्लैक होल की ली गई पहली रेंडर्ड विजुअल इमेज है। एनीवेज, अब अगर हम टाइम ट्रैवल पर वापस आए तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के। पहला है कि स्पीड से ट्रैवल करो, और दूसरा है कि किसी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के बहुत करीब आ जाओ जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा मास है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक और मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बताना चाहूंगा इस चीज का। जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स धरती के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, बहुत स्पीड से चक्कर लगाती हैं, और धरती की ग्रेविटी से थोड़ा सा दूर भी है हमारे कंपैरिजन में। तो इसलिए टाइम डायलेशन दोनों सेंस में हमें उन जीपीएस सैटेलाइट्स में देखने को मिलता है, और साइंटिस्ट को जो टाइम की कैलकुलेशन है उन सैटेलाइट्स के लिए करेक्ट करते रहनी पड़ती है इस टाइम डायलेशन की वजह से। अगर वो सैटेलाइट पर मौजूद घड़ी को करेक्ट नहीं करेंगे तो वो घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी, या धरती पर घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी, और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जीपीएस की कम्युनिकेशंस में। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एक तीसरा तरीका भी है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का, वो है क्रायो स्लीप। ये भी एक ऐसी चीज है जो कई फिल्मों में दिखाई गई है। पैसेंजर एक फिल्म आई थी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, जहां पर एक जहाज में बैठकर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो फ्रीज होते हैं, वो क्रायो स्लीप में होते हैं, जहां पर महीनों तक, सालों तक इंसानों को एक ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहां पर वो एज ना करें, बस सोते रहें। अब ये एक साइंस फिक्शन चीज है, लेकिन रियलिस्टिकली नासा एक्चुअली में एक स्टैटिस चेंबर बनाने की डेवलपमेंट करने लग रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक माइल्ड हाइपोथर्मिया की स्टेट में रखा जाएगा, ठंडे एनवायरनमेंट में, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते तक लगातार सोते रह सकें, एक तरीके से हाइबरनेशन कर सकें। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि जब एक बॉडी को ठंडा रखा जाएगा तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो काफी स्लो डाउन हो जाएंगे, और इससे एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी बॉडी की, और एजिंग भी स्लो हो जाएगी। जापान में एक केस हुआ था इस चीज को लेकर, जहां पर एक इंजर्ड आदमी 24 दिन तक बिना पानी और बिना खाने के
जिंदा रहा था जब उसकी बॉडी एक तरीके के हाइबरनेशन मोड में चली गई थी। उस आदमी की बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री था। आमतौर पर अगर किसी इंसान की बॉडी इतनी ठंडी हुई ज्यादा देर के लिए तो वो शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन बाय चांस पता नहीं क्या मिरेकल हुआ यहां पर कि ये आदमी ना सिर्फ जिंदा बचा बल्कि इसने फुल रिकवरी भी कर ली उस मोड से जब किसी और ने इसकी बॉडी ढूंढी। तो मेडिकल रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ था इनकी बॉडी को, जो ऑर्गन्स थे वो स्लो डाउन हो गए थे और ब्रेन भी अनहार्म्ड था। तो क्रायो स्लीप एक ऐसी चीज है जो शायद आने वाले फ्यूचर में डेवलप करी जा सकती है नासा या किसी और स्पेस एजेंसी के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी, अभी तक मैंने जितने भी तरीकों की बात करी वो सब टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर थे। पास्ट का क्या हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं रियलिस्टिकली? अब इसका एक तरीका सॉर्ट ऑफ मैंने आपको बताया था जेम्स वेब टेलीस्कोप वाले वीडियो में। हम पास्ट में अभी के लिए टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पास्ट में एक झलक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में काफी समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब लाइट की स्पीड काफी तेज है, लेकिन अगर हम लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में बात करें तो लाइट को सालों लग जाते हैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करने पर। तो अगर हम लाइट से पहले कहीं और पहुंच सके और वापस एक झलक देख सकें, तो जो लाइट हमारे पास ट्रैवल कर रही होगी वो पुराने जमाने की होगी, पुराने समय की होगी। तो एक तरीके से हम पास्ट में झलक देख सकते हैं। इस चीज को डिटेल में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाकर समझ सकते हैं। तो ये तो झलक देखना हुआ पीछे। क्या हम एक्चुअली में पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? 28 जून साल 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। बैलून्स थे उस पार्टी में, शैंपेन थी, लेकिन उस पार्टी की खास बात यह थी कि हर कोई इनवाइटेड था लेकिन कोई आया नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि उन्होंने ये पार्टी रखी थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए। अगर कोई फ्यूचर से टाइम ट्रैवल यहां इस जमाने में प्रेजेंट में आया है हमारे पास, तो वो इस पार्टी में वेलकम है। तो ये कॉमेडी सा एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए किया गया था कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो आज के दिन हम देख सकते फ्यूचर टाइम ट्रैवलर्स को। कहां है वो लोग जो पास्ट में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? क्यों नहीं वो आज के दिन हमें दिख पाते? वैसे थियोरेटिकली बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को मना नहीं करती है। आइंस्टाइन ने कहा था इस स्पेस टाइम के मैश में अगर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि ये जो बॉल आप देख रहे हो ये बिल्कुल ही नीचे गिर जाए और इस मैश को फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल जाए, तो एक तरीके का वार्म होल क्रिएट हो जाएगा और उस वार्म होल का इस्तेमाल करके हम पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये करने के लिए एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए होगी, जो शायद से सिर्फ एक ब्लैक होल में मौजूद होती है। एक स्पिनिंग ब्लैक होल शायद से इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकेगा कि स्पेस टाइम का कर्वेचर अपने आप में ही बेंड हो जाए बैक ऑन इटसेल्फ। इससे एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व क्रिएट हो जाएगा, जिसे सीटीसी बुलाते हैं। आप इन डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हो, इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हो। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि एक्चुअली में छोटे छोटे वार्म होल्स हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं और गायब होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, वो एटम्स से भी ज्यादा छोटे हैं। और अगर हमें उनमें से निकलकर कहीं और घुसना है, जाना है, तो हमें उन्हें किसी तरीके से खोलना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ना सिर्फ नॉर्मल एनर्जी बल्कि नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरीके की एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल करेगी। जैसे मैग्नेट्स के एक साइड एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी उसके अगेंस्ट काम करेगी। और इसी से ही पॉसिबल हो पाएगा वार्म होल को काफी देर तक खोले रखना और उसके अंदर से ट्रैवल कर पाना। अब इस नेगेटिव एनर्जी को कहां से लिया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये भाई एक और बहुत सोचने वाला सवाल है। ये पूरी चीज अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है तो कुछ तो मायने होंगे इसके। अब इससे सोचकर आपको लगेगा कि चलो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना भी शायद थियोरेटिकली पॉसिबल होगा, लेकिन जब हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की बात करते हैं तो कुछ बड़ी अड़चनें आती हैं, कुछ बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे सामने। मैं बात कर रहा हूं पैराडॉक्सिस की, जैसे कि एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स कुछ ऐसे है, मान लो मैं टाइम ट्रैवल करता हूं, पास्ट में जाता हूं, अतीत में जाता हूं और मैं अपने परदादा को गोली से मार देता हूं, तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मैं फिर पैदा कैसे हुआ? अगर मेरे परदादा ही मर गए तो मुझे जिंदा ही नहीं होना चाहिए, और अगर मैं पैदा ही नहीं हो पाता, जिंदा ही नहीं हो पाता, तो मैं उन्हें पास्ट में जाकर मार कैसे पाता हूं? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये तो एक पैराडॉक्स हो गया। अब या तो मैं जिंदा हूं या मैं जिंदा नहीं हूं। ये चीज बहुत ज्यादा लॉजिक के अगेंस्ट जाती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे कि द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। वो थ्योरी में कहा गया है कि एक बारी जो हो गया वो एक यूनिवर्स में था, लेकिन जब आप टाइम में पीछे जाकर कुछ नया करोगे
तो वहां से एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, नया मल्टीवर्स बन जाएगा यहाँ पर। तो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं जहां पर अलग अलग चीजें हो रही हैं। इसी से ही रिलेटेड एक और पैराडॉक्स है, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो कहता है कि जब मैं पास्ट में जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, जो भी मैं करता हूं उससे मेरा अभी का फ्यूचर बनता है। ये पैराडॉक्स कहता है कि चीजें डेस्टिन्ड थी ऐसे ही होनी, जो डेस्टिनी में लिखा गया था वैसा ही होगा। आप चाहे जितना भी पीछे जाकर उसे बदलने की कोशिश कर दो, एक्चुअली में जो भी आप बदलने की कोशिश करोगे उससे जो भी हुआ है वो आपका प्रेजेंट है। कंफ्यूज हो रहे हो तो एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। विश नहीं करता ऐसा हो, लेकिन इमेजिन करो ऐसा होता है और आपके पास टाइम मशीन होती है, आप टाइम में वापस जाते हो, उस एक्सीडेंट को होने से रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, आपके पास्ट में जाने से आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट एक्चुअली में होता है। और फिर आपको पता चलता है कि आप क्योंकि पास्ट में गए थे, आपने कोशिश करी उस एक्सीडेंट को होने से रोकने की, उसी की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काफी फिल्में बनी हैं। 12 मंकीज, 2007 की टाइम क्राइम्स, 2009 की टाइम ट्रैवलर्स वाइफ और 2014 की प्री डेस्टिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए, पास्ट में टाइम ट्रैवल करने पर काफी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, ये पैराडॉक्सेस आएंगे, जिसकी वजह से शायद वो कभी पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पॉसिबल होता जाएगा। और पास्ट में एक झलक देखना वो भी आज के दिन पॉसिबल है। तो कई मायनों में टाइम ट्रैवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जो इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में दिखाया गया है वो चीज काफी हद तक सच भी थी साइंटिफिकली। अच्छा, वैसे इस एंड्रू कार्लसन की स्टोरी का क्या, इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहानी बताई थी दोस्तों, वो एक्चुअली में एक स्टोरी थी जो पब्लिश करी गई थी एक सैटारिकल अखबार में, वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम से। बाद में याहू न्यूज ने उसे प्रिंट किया और फिर और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने उस स्टोरी को रिपोर्ट किया जैसे कि वो एक फैक्ट हो। लेकिन सच यही है कि वो कहानी एक्चुअली में एक सैटायर थी, फर्जी खबर थी जिसे सर्कुलेट किया गया था अखबारों में और लोगों ने यकीन कर लिया कि वो सच्ची खबर होगी। तो एक झूठी स्टोरी बेसिकली। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी सीरीज में मैंने पहले 2 एपिसोड्स बनाए हैं, एक मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट पर और दूसरा बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पर। दोनों एपिसोड्स को जाकर आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसे ही कौन से और टॉपिक्स पर आप फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स जिनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज्यादा मौजूद नहीं है, आप नीचे कॉमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, ये वीडियो आपने देखी, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम जो है टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इस बारे में आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और मैं इस वाक्य के, इस टाइम ट्रेवल की वीडियो में एक बात ऐड करता चलूं कि हम अगर देखें मेराज का वाकया, हुजूर की मेराज का वाकया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, हम वो देखें तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए बुराक पर गए थे तो दुनिया में जो था टाइम बिल्कुल रुक गया था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो वही टाइम हो रहा था, वही चीजें वहीं पर थी। आप देखें किस तरह लाइट से भी तेज की स्पीड से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेवल किया। इस वीडियो में ये बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहता था कि आप लोगों की इल्म में इजाफा हो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।